आज का हमारा टॉपिक है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी जो होता है ये एक ग्रीक वर्ड होता है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पोसोस और प्लस लॉजी, लॉगस। पोसास का मतलब होता है हाउ मच, लॉगस का मतलब होता है साइंस। भाई आज के समय में पोसोलॉजी का यूज बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि लोग डोज और डोजेस की बात करते हैं। जो ओरिजिनल मीन्स होता है पोसोलॉजी का वो होता है डोज एंड डोजेस। डोज जो होता है, डोज का मतलब ये होता है पेशेंट को कितना ड्रग देना है, मतलब जो पेशेंट ड्रग लेगा वो कितने एमजी में लेगा। ये जो है मेन जो होता है डोज की बात होती है। और कौन सा वो डोजेस फॉर्म है, जैसे हमने बताया सॉलिड, लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड। तो जो पोसोलॉजी का ओरिजिनल मीन्स होता है डोज एंड डोजेस, जो कि आजकल पोसोलॉजी कोई नहीं कहता है, डोज और डोजेस की बात होती है। जो इस पोसोलॉजी का जो मीनिंग होती है वो होती है हाउ मच साइंस, मतलब जो ड्रग हमें लेनी है वो कितनी लेनी है। तो पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस और फार्मेसी in which we have studied about, yeah, we study about the dose of the drug or the quantity of drug which have been taken to the patient, कि जो भी ड्रग लिया जाएगा या लिया गया है वो कितना ड्रग है, क्या उसकी डोज है, वो हम पोसोलॉजी में जो है डिस्कस करते हैं। ये टोटली जो है इसका मतलब ये होता है डोज एंड डोजेस फॉर्म, जो कि आजकल के चलन में है। इसमें जो है पूरी तरीके से जो है हम सारा जो है कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं इसके वो इस तरीके से होते हैं कि जो इनको अफेक्ट करते हैं। इसमें जो है फैक्टर्स जो हैं, इसमें पहला आता है एज। एज में हम जो है चार कैटेगरी डिवाइड करते हैं। इसमें आता है न्यू बॉर्न, दूसरे नंबर पे आता है चिल्ड्रेन, तीसरे नंबर पे आता है एडल्ट्स, चौथे नंबर पे आता है जीरियाट्रिक। जो दूसरा है वो आता है हमारे पास सेक्स, तीसरा है वो है चौथा जो है वो आता है हमारे पास वेट। पांचवा जो आता है वो है सीवियर डिजीज कंडीशन। छठा जो आता है वो आता है हमारे पास
हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सातवां जो आता है वो आता है हमारे पास पैथोलॉजिकल स्टेज। आठवां जो आता है वो है टॉलरेंस। नौवां जो आता है वो आता है हमारे पास सिनर्जिज्म। साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। 10वां जो आता है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। 11 जो आता है वो है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी की बात की, इसमें हमने जो है टोटल 11 पॉइंट्स पे फोकस किया। इसमें जो पहला है एज। एज में हमने जो है 4 कैटेगरी डाली, एक न्यूबॉर्न्स, बेबीज, चिल्ड्रंस, एडल्ट और जीरियाट्रिक। न्यूबॉर्न्स जो होते हैं उनमें जो है उनकी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा होती है, जो लिपिड होती है या फिर और जो फैट का या फिर प्रोटीन्स का ये जो है बहुत कम होता है, इनमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका जो इनमें जो डोज हम देते हैं वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि जो इनका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। जब डेवलप नहीं होता है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है किसी ड्रग को जो है यहाँ ब्लड के सर्कुलेशन में ले जाने के लिए। जब ये फंक्शनल हो जाता है तब हमारे पास दिक्कत जो है पैदा होती है, तब हमें ये डोज जो है बढ़ानी पड़ती है। जैसे जैसे हमने ये लिखा है वैसे वैसे डोज भी बढ़ता है। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है यहाँ पे जो है, जैसे हम जो भी डोज लेते हैं वो बहुत लोअर डोज लेते हैं, लो डोज लेते हैं, ताकि जो है ये अपना जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है उस जो भी न्यूबॉर्न बेबी है उसके ऊपर जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो आना है वो बहुत लो डोज पे ही आना शुरू हो जाता है। इनमें जो है अगर हम स्टीरॉयड्स या फिर जो भी इस तरह की मेडिसिन हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन, एंटीबायोटिक्स की कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा करते हैं तो उससे जो है उनके जो लीवर है या फिर किडनी है और जो और भी जो आर्गन्स हैं, जो एसोसिएटेड आर्गन्स हैं इससे, उनमें असर होता है, उस पे इसका बहुत बैड इफेक्ट होता है। और जो यूरिन यूरिन का सिक्रीशन, यहाँ से जो यूरिन निकलती है या फिर जो फिसीज होता है, तो यहाँ पे जो है हम चेंजेस देखने को हमें मिलता है। और जो है जो बच्चा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके बॉडी पे इसका बहुत बैड इफेक्ट आ जाता है, बहुत सारी और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
ये होता क्यों है? ये जो है जब हम डोज को जो है ज़्यादा कर देते हैं, हाई डोज पे देते हैं, तब ये होता है। दूसरी चीज़, जो डोजेस फॉर्म हमारी होती है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है। जो बच्चों को, न्यू बॉर्न को जो दिया जाता है, वो हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास सस्पेंशन, ज़्यादातर सस्पेंशन का यूज़ करें हम। लिक्विड डोजेस फॉर्म देने का मतलब ये होता है कि चूंकि उनकी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा होता है और वाटर के साथ उसका एब्जॉर्प्शन बड़े अच्छे से हो जाता है, जो कि ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत कम होने की वजह से भी जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो चिल्ड्रंस है, जो 12 ईयर्स, 12 साल से कम के जो बच्चे हैं, 12 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें जो है जो एडल्ट डोज होता है उसके फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। मतलब एडल्ट डोज में हमारे पास जो डोज आती है, अगर किसी एनाल्जेसिक की बात करें, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करें, 100 mg हम मान के चलते हैं कि एडल्ट को 100 mg देना चाहिए। तो हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये चीज़ें फ्रैक्शंस में आती हैं, कोशिश करते हैं कि सिरप देना उसको जो है प्रीफर करते हैं। तो जो फ्रैक्शंस डोज होते हैं वो हमेशा एडल्ट डोज के जो द्वारा ही जो है उसको जो है मेज़र किए जाते हैं। जो एडल्ट डोज का जितना भी वो कैपेसिटी होता है, उसके फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो चिल्ड्रन में जो जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट आता है वो भी उसके फ्रैक्शन में आता है 100%। जब इससे ऊपर एज में जाते हैं, जैसे 18 साल से लेके, जैसे हम एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट में जो है हम जो भी डोज होती है वो फुल डोज होती है, लेकिन इस पे जो अफेक्ट, जो असर होता है, वो सबसे ज़्यादा असर होता है एडल्ट में। जो हमने इधर लिखा हुआ है, एक वेट लिखा हुआ है, और दूसरा जो है एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, और एक डिजीज कंडीशन लिखा हुआ है, पैथोलॉजिकल स्टेज लिखा हुआ है। तो ये चार चीज़ें हमने लिखा हुआ है। तो एडल्ट में जो है, जब हम एडल्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो ये चार फैक्टर जो हैं और इस पे वर्क करते हैं। किस तरीके से? कि सबसे पहली डिजीज कंडीशन क्या है उस पेशेंट की, जिसको जो है जिसका ट्रीटमेंट होना है वो एडल्ट है, तो उसमें डिजीज का स्टेटस क्या है, डिजीज की कंडीशन क्या है। अगर मान लीजिए कोई बहुत सीवियर डिजीज है तो वो किस स्थिति में अपने पहुंचा है। दूसरी चीज कि हम जो ड्रग उसको दे रहे हैं डिजीज के अकॉर्डिंग, जो है उसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किस रूट से दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं कि पेरेंटल दे रहे हैं, है ना। तो जो है ये भी जो है ये एक फैक्टर है कि जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडल्ट की डिजीज कंडीशन पे जो है डिपेंड करता है। अब जो है जो तीसरी चीज होती है पैथोलॉजिकल स्टेज। मान लीजिए कोई भी जो है ऐसा इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर इस तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो हम उसमें जो है डोज का वेरिएशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें जो है सिंपली टाइफाइड फीवर हो गया, सिंपली टाइफाइड फीवर हो गया, तो ये बैक्टीरियल डिजीज सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, टाइफस होता है ये। तो उसके लिए हम जो है हम अभी जो है हम 4th जनरेशन के एंटीबायोटिक्स पे डिपेंड करते हैं। उसकी जो मिनिमम डोज होती है वो क्या होती है, जो है 0.5 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक होती है। लेकिन ज़्यादातर एडल्ट्स में हम क्या करते हैं, 1 ग्राम लेते हैं। 1 ग्राम जो है हम लेते हैं। 4th जनरेशन जैसे सिफैक्जिम सल्बेक्टम हम यूज़ करते हैं, तो उसमें 1 ग्राम जो है हम एडल्ट्स के लिए जो है 1 ग्राम प्रीफर करते हैं। अगर अब जो है ये 1 ग्राम किस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो वैल्यू आ रही है, टाइटर वैल्यू आ रही है, वो कितनी हो रही है, उसके ऊपर जो है हम डिपेंड करते हैं कि उसको 1 ग्राम देना है कि जो है 1.5 ग्राम देना है, 0.5 नहीं देना है। तो जो है ये दोनों वेरिएशन कब आती है कि डिजीज की स्टेटस क्या है और उसका पैथोलॉजिकल स्टेज क्या है। डिजीज की स्टेटस क्या है, डिजीज कंडीशन क्या है, और पैथोलॉजिकल स्टेटस क्या है, उसका स्टेज किस स्टेज में वो है, उसकी टाइटर वैल्यू कितनी आ रही है, तो इस पे डिपेंड करता है।
अब जो है लास्ट में हम आते हैं जीरियाट्रिक पेशेंट पे। जीरियाट्रिक का मतलब होता है जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड। देन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो उनको ओरल डोज जो दिया जाता है वो एकदम उनके लिए जो है बहुत ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो ओरल डोज में जो भी टैबलेट या कैप्सूल्स दिए जाते हैं उनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट उनका जो होता है वो जो है सब थेरेप्यूटिक लेवल में रह जाता है, क्योंकि उनकी म्यूकोसा क्लियर सही फंक्शन पूरी फंक्शन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है या फिर फैट या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उनका जो है जो अनुपात होना चाहिए एक ड्रग के लिए वो नहीं होता है, और उसकी वजह से जो है जो उनका एब्जॉर्प्शन होता है वो अफेक्टेड होता है, और जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी कम रह जाती है। ड्रग जो है वो कम एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए उस ड्रग की थेरेप्यूटिक इफेक्ट देने के लिए वो इफेक्ट नहीं दे पाता है, रीजन की वो पूरी तरीके से जो कंसंट्रेशन उसको चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो जीरियाट्रिक पेशेंट में जो है हम हमेशा प्रीफर करते हैं कि जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी हो। ज़्यादातर हम जो है IVIM का यूज़ करते हैं ताकि जो है उनकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी मिले और उन पे थेरेप्यूटिक इफेक्ट उनका अच्छा आए। तो जो है ये चारों इस तरीके से है कि जो है, और इसमें एक चीज़ और है कि जीरियाट्रिक का जो रिलेशन है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से। जीरियाट्रिक मतलब अगर मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड एज है तो उनको उनकी हेल्थ कैसी चल रही है और उनको न्यूट्रिशन क्या दिया जाता है, इस पे भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है जीरियाट्रिक का जो है। जो भी क्या है कि हम इन दोनों की बात नहीं करते हैं, इन दोनों की बात इसलिए नहीं करते हैं कि जो चिल्ड्रंस है जो एडल्ट हैं वो सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पचा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। अगर वो उनकी जो जब जब वो न्यू बॉर्न बेबी थे उस टाइम पे उनको जो है ये जो है डिजीज कंडीशन पैथोलॉजिकल स्टेज और ये दोनों जो है सही थी, तो जो है जो चिल्ड्रन होगा और जो एडल्ट होगा वो सारी चीज़ों को हम ये मान के चलते हैं कि वो जो है सारी चीज़ों को जो है मैनेज कर लेगा। लेकिन जब जीरियाट्रिक कंडीशन में आता है, जब ओल्ड एज में आता है, तो उसके ऊपर जो है उसकी जो हेल्थ है और न्यूट्रिशन है, जो उसका स्वास्थ्य है, जो उसको पोषण दे रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और इसको जो है हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते, इसको जो है हम इससे जोड़ के चलते हैं कि जो है अगर उस ओल्ड एज में जो है जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है तो वो किस कैटेगरी में जा रहा है, या तो डिजीज कंडीशन में जा रहा है या पैथोलॉजिकल स्टेज में जा रहा है, दोनों चीज़ें हैं। या तो वो डिजीज कंडीशन में जा रहा है या पैथोलॉजिकल स्टेज में जा रहा है। अगर इन दोनों में किसी में जा रहा है तो डिजीज की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करके जो है हम फर्दर कहाँ ले आएंगे, उसका हेल्थ सही करेंगे। हेल्थ सही करने के साथ साथ जो है हम उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे कि उसका न्यूट्रिशन हम क्या दे रहे हैं, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या हम दे रहे हैं। तो जो जीरियाट्रिक है इस पे विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें जो है दोनों ये फैक्टर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर इन दोनों को हम मैनेज कर पाए तब ये जो है इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, ये जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसको जो है हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद से जो है दूसरा जो है हमारे पास आता है सेक्स। सेक्स में क्या होता है, जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें फैट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होने की वजह से उनको डोज कम कम डोज में उनका काम चल जाता है, मतलब उनमें जो है जो जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, अगर मेल कैंडिडेट है, मेल पेशेंट है, तो मेल पेशेंट में जो है डोज थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा जो है एब्जॉर्प्शन जो फैट होता है वो थोड़ा कम होता है। तीसरी जो स्थिति आती है वो प्रेगनेंसी की आती है। प्रेगनेंसी की स्थिति में जो है
जो प्रेगनेंसी होती है इसमें जो है हम जो है जो भी डोज देते हैं, मेडिसिन जो भी यूज की जाती है इसमें, इस पे जो है बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है। ये होते तो एडल्ट हैं, मतलब यंग होते हैं। प्रेगनेंसी जो होती है इसमें जो है हम मेडिसिन्स का विशेष ध्यान रखते हैं। मेडिसिन्स का विशेष ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फीटस डेवलप कर रहा होता है। फीटस डेवलप कर रहा होता है, और जब फीटस डेवलप कर रहा होता है मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको जो भी चीज़ें दी जाएंगी हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसको जो है वो फीटस तक जो है पूरी तरीके से जो है फीटस को अफेक्ट ना करे। दूसरी चीज़ इसमें जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसका रिलेशन है। प्रेगनेंसी में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लगातार हम इसको जो है चेकअप करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि जो हेल्थ है प्रेग्नेंट लेडी का वो कैसा है और उसको न्यूट्रिशन क्या दिया जा रहा है। जो प्रेगनेंसी होती है उसमें न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान देते हैं। जो भी हम मेडिसिन चलाते हैं वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को जो है क्योर करने के लिए, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को जो है ख़त्म करने के लिए करते हैं। इस पे विशेष ध्यान देते हैं ताकि अगर न्यूट्रिशन सही मिल रहा है तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, अगर उसका हेल्थ अच्छा है तो उसका फीटस भी जो है फीटस का भी हेल्थ अच्छा रहेगा, फीटस भी उसका सही रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर जो है कोई दिक्कत होने लगी, जैसे पेन या हेडेक या फिर जो है जो जो इस तरह की दिक्कत होने लगी, या फिर कोई एक्सीडेंटली अगर कोई दिक्कत हो रही है प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वैसी स्थिति में हम डोज क्या रखेंगे और जो है कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम विशेष ध्यान देते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको जो है हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत कम देते हैं। जो नसेड्स की ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत कम करते हैं, और जो है जो भी यूज़ करते हैं जो आपके जो हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं ज़्यादातर हम इसमें यूज़ करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स से हम क्या करते हैं, उनके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनका हेल्थ अच्छा करते हैं ताकि जो है जो भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, हेडेक या इस तरह की पेन वाली जो स्थिति आ रही है वो जो है ना हो। नॉर्मली हम पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं एज एन एनाल्जेसिक, और जो है इसके साथ हम जो है पीपीआई का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते। पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब जो है हम यहाँ के बाद से जो है हम चलते हैं वेट पे आते हैं। प्रेगनेंसी के बाद से वेट पे आते हैं। जो वेट है एक, ये जो है आज के समय का जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डोज को जो है डोज में वेरिएशन ले आता है। वेट के अकॉर्डिंग डोज भी होना चाहिए, लेकिन जो डिजीज़ की कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है, पैथोलॉजिकल स्टेज है उस पर भी डिपेंड करता है, और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। अब कैसे करता है कि मान लीजिए कि वेट बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा हो गया। फैट ज़्यादा होने का मतलब, एक्सेस फैट होने का मतलब जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा, और जो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा वो भी कम होगा। सेल्स पूरी तरीके से वर्क फंक्शन नहीं करेंगी, और जो उसको इफेक्ट आना चाहिए, जो उसकी ग्राफ जानी चाहिए, वो ग्राफ जो है उसकी ये कंसंट्रेशन है। तो जो ये लेवल है आपका, ये जो है ये थेरेप्यूटिक लेवल है, ये सब थेरेप्यूटिक लेवल है, और ये जो है टॉक्सिक लेवल है। तो जो हमारी डोज होती है
वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है और फिर ये डिक्लाइन, जैसे ये नीचे आना होता है दूसरी डोज हमारी इस पे इसको बैलेंस करती है। इस तरीके से जो है ये बैलेंस करती है, और जो हमारी ड्रग का जो थेरेप्यूटिक विंडो बनता है और जो लेवल रहता है ये लगातार सेम होने की वजह से जो डिजीज होती है वो क्योर होती है। अगर एक बार जो है ये सब थेरेप्यूटिक लेवल में आ जाए, मतलब कि अगर हमने यहाँ पे जो है ये ड्रग इतने ही से आ जाए नीचे, तो ये ऊपर के डोज सारे खराब हो गए आपके। अगर एक बार जो है ये डोज इतनी चली जाए, मीन्स फिर भी इसका जो डोज का इफेक्ट था वो खत्म हो गया, अब ये टॉक्सिक लेवल में चला गया। टॉक्सिक लेवल में जाने का मतलब ये हार्मफुल इफेक्ट देगा बॉडी को, और सब थेरेप्यूटिक लेवल में जो है जाने का मतलब ये है कि जो ड्रग है वो जो है बॉडी को किसी तरह से कोई आराम नहीं देगी। इससे पहले जो आपने डोज दिया है उसका मतलब खराब हो गया, और वो जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट होगा। अब आपको हो सकता है कि सब थेरेप्यूटिक लेवल से ऊपर ले जाने के लिए आपको जो है डोज यहाँ तक बढ़ानी पड़े, ताकि जो है डोज बढ़ाएंगे तब जाके जो है वो फर्दर जो है थेरेप्यूटिक लेवल में ड्रग पहुँचेगी, ड्रग की कंसंट्रेशन पहुँचेगी, तब जाके जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है शो होगा बॉडी को, तब जाके जो है जो भी पेशेंट है उसको जो है रिलीफ महसूस होगा। अदरवाइज इसका कोई इफेक्ट बॉडी पे नहीं आएगा, जो भी आएगा वो हार्मफुल इफेक्ट आएगा, या तो टॉक्सिसिटी होगी या फिर ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब जो है डिजीज कंडीशन की बात करें, हमने सबसे रिलेट किया कि डिजीज कंडीशन चाहे जिसके लिए भी हो, चाहे वो न्यूबॉर्न्स के लिए हो, चिल्ड्रंस के लिए हो, एडल्ट्स के लिए हो, पीडियाट्रिक्स के लिए हो, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हो, जो डिजीज की कंडीशन है या फिर डिजीज का जो स्टेटस है वो इसका सारा ये जो है सारा डेफिनेशन चेंज कर देता है, सारा डेफिनेशन चेंज कर देता है। अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि अगर कोई बहुत न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी स्थिति ऐसी आ जाए कि कोई ऑर्गन उसका फंक्शन लेस हो जाए या फिर काम करना कम कर दे, तो वैसी स्थिति में जो है आप ये नहीं सोचेंगे कि आपकी डोज जो है कितनी हो रही है। आप जो है सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि उसको रिलीफ कितने मिल रहा है, रिलीफ कितने में मिल रहा है। मीन्स डोज वहाँ पे जो है आपके डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल गई, डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने जो है डोज बदल दिया। दूसरी चीज़, जो भी मेडिसिन आप दे रहे थे उसमें जो है जैसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मेडिसिन, या फिर जो एंटीबायोटिक है या फिर एनाल्जेसिक है या फिर जितने भी एंटीबायोटिक जो भी है, यहाँ पे जो है चाहे भले ही वो न्यूबॉर्न है, वहाँ पे हमने डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी डोज को बढ़ा दिया, सब कुछ देना शुरू कर दिया, ताकि जो है ये कंडीशन उसकी ख़त्म हो जाए और वो हेल्थ में आ जाए। दूसरी चीज़, अगर चिल्ड्रंस की बात करें, इसमें भी वही है कि अगर हम जो है चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, अगर उनमें डिजीज़ की कंडीशन है या फिर डिजीज़ स्टेटस कुछ ऐसा शो हो रहा है, तो इसमें जो फ्रैक्शंस यूज़ करते थे, एडल्ट डोज का फ्रैक्शंस यूज़ करते थे, उसको हम जो है चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तीसरा हम बात करेंगे जीरियाट्रिक की। जीरियाट्रिक में भी जो है भले ही कितना भी म्यूकोजल लेयर काम नहीं करता है, चाहे जो भी स्थिति आती है, अगर उसकी डिजीज कंडीशन खराब है तो उसमें जो है हम हर तरह से डोज को बढ़ाते भी हैं, और जो है बहुत सारे मेडिसिन उनमें ऐड भी करते हैं, ताकि जो है उसकी इस कंडीशन को ख़त्म किया जा सके। अब बात आती है एडल्ट्स की। एडल्ट्स में सारा ही कुछ होता है। एडल्ट्स का जो है डोज सबसे ज़्यादा पहले से भी होता है, और एडल्ट में हम ये मान के चलते हैं कि अगर उसका हेल्थ
और न्यूट्रिशन ठीक है, फिर भी उसमें डिजीज कंडीशन आ रही है, स्पेशल केस होता है, डिजीज कंडीशन आ रही है, तो हम जो है यहाँ पे जो है एक साथ कई सारी ड्रग्स का यूज ऐसे करते हैं जैसे कि हमें सिर्फ ये क्योर करने के लिए जो है कुछ भी करना पड़े तो हम करते हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो हमारा जो है न्यूट्रिशन है यहाँ पे, न्यूट्रिशन अगर जो है मान लीजिए एडल्ट है कोई, अगर वो कोई न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है तो उसको भी जो है हम न्यूट्रास्यूटिकल्स देते हैं साथ में। और जो है जैसे कि जब तक कि उसका जो है डिजीज का स्टेटस खत्म नहीं होता तब तक जो है हम उसकी डोज को बढ़ा सकते हैं, उसकी डोज को चेंज कर सकते हैं। 6 अगला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ और न्यूट्रिशन, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, अगर उसका हेल्थ अच्छा है और वो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है, जो भी पोषक तत्व हैं उसको ले रहा है वो, फिर भी उसको जो है दिक्कत आ गई, जैसे मान लीजिए कभी कभी आदमी ज़्यादा वर्क कर लेता है तो थक जाता है, थक जाने की वजह से उसको कुछ समस्याएं मतलब महसूस होने लगती हैं, तो वहाँ पे जो है उसका सारा चीज़ ठीक है, वो जो है खाना अच्छे से खा रहा है, मतलब फूडिंग अच्छे से है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, सो रहा है अच्छे से, बट थोड़ा सा वर्कलोड होने की वजह से उसका जो है हेल्थ, उसको जो है फीवर या टायर्डनेस इस तरह से फील हो रहा है, तो वैसी स्थिति में हम बहुत ज़्यादा डोज उसको नहीं देते हैं, बहुत नॉर्मल जो है डोज देते हैं, और जो है कोशिश करते हैं कि उसको जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म, जो आईबी और आईएम है, आईबी और आईएम है या फिर इंट्रा क्यूटेनियस है, इसको जो है हम बिल्कुल इसमें जो है नहीं देते हैं, इसको या तो लिक्विड कोई दे देते हैं या फिर सॉलिड डोजेस फॉर्म दे देते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म में अगर हेडेक हो रहा है तो हम नॉर्मली एस्पिरिन एस्पिरिन का यूज़ कर लेते हैं, या फिर अगर फीवर उसको महसूस हो रहा है तो उसको जो है पैरासीटामॉल दे देते हैं, कोई भी जो है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं। अगला है हमारा पैथोलॉजिकल स्टेज। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरियल वायरल कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो किस स्टेज में है, क्या स्थिति है उसकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको जो है क्या डोज दे रहे हैं और क्या डोज हमें देना है। तो इसमें भी डोज जो होती है, जो नॉर्मली इनको दिया जाता है उससे डोज इनकी बढ़ सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में जा रहा है। उसके बाद से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि वो ओरली ले सकता है कि नहीं ले सकता। अगर ओरली नहीं ले सकता है तो उसको जो है हम इंट्रावेनस या मस्कुलर या फिर जो है लिक्विड ट्रांसडर्मल पैचेस, ट्रांसडर्मल जेल्स इस तरह का यूज कर सकते हैं, है ना। तो जो है इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट ओरली कोई मेडिसिन ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो ये भी जो है हमने जैसे इस पे बताया कि ये स्थिति जो है यहाँ के जो है इससे मैच करती है। अब जो है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी की बात की मैंने यहाँ पे ग्राफ दिखाया था, आप जो है कितने टाइम पे लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि जैसे ये ग्राफ डिक्लाइन शुरू हो गया, दूसरी डोज आपकी होती है, दूसरी डोज आपको लेनी होती है। अगर आप जो है ये फॉलो नहीं करते हैं तो जो इसकी डोज है वो सब थेरेप्यूटिक लेवल में आ जाएगी या फिर गैप हो जाएगा, मतलब एक ग्राफ आपकी नहीं आई, फिर आपका जो एवरेज निकल के आया वो यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आ गया फिर आपके जो फ्रीक्वेंसी डोज की और जो टाइमिंग है वो गड़बड़ हो गई, मतलब कि आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो ड्रग शो कर रहा था वो जो है अच्छे तरीके से जो है आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा।
इसके बाद से जो है हम साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की बात करते हैं कि साथ में जो है एक साथ जो है कौन कौन सी ड्रग हम किस तरह की ड्रग दे रहे हैं। तो उसमें जो है सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक दोनों तरह की ड्रग्स आती है। एक जो है दूसरे को जो है बढ़ाने का, मतलब एक ड्रग ऐसी होती है, दो ड्रग एक साथ दी जाती हैं तो उसमें एक ड्रग दूसरे की जो है क्या होती है एब्जॉर्प्शन को और उसके इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, या फिर एक एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के जो है इफेक्ट को कम कर देती है ना। तो ऐसी स्थिति भी जो है इसमें आती है। तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि जो है हमने पोसोलॉजी के बारे में जो है इतना कुछ देखा। इसमें जो है इसके बाद से बहुत सारे फार्मूलेशन आते हैं जो जिनसे जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। इस डोज कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। तो उसमें जो है हम पहला देखते हैं एज के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से फार्मूले आ रहे हैं। तो सबसे पहले यंग्स रूल आता है। सबसे पहले हम आते हैं पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। पहला आता है उसमें एज। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यंग्स फार्मूला, यंग्स रूल। इसमें जो है डोज फॉर चाइल्ड होता है जो यंग्स रूल है। इसमें जो है चाइल्ड डोज निकालने के लिए, डोज फॉर चाइल्ड निकालने के लिए हम एडल्ट डोज लेते हैं, इनको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं चाइल्ड डोज, चाइल्ड एज डिवाइडेड बाय चाइल्ड एज प्लस 12। यहाँ से हमें जो है क्या निकल के आता है, चाइल्ड के लिए जो है डोज निकल के आता है। और इसका कैलकुलेशन हम इस तरीके से करते हैं। दूसरा है काउलिंग्स।
ये जो है 2 इयर्स या फिर ओल्ड के लिए होता है फार्मूला। इसमें जो है डोज ऑफ चाइल्ड जो होता है वो एडल्ट डोज इनटू एज इन नेक्स्ट बर्थडे इन ईयर्स प्लस एज प्लस 12। ये होता है जो काउलिंग्स रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है डोज का कैलकुलेशन करते हैं किसी चाइल्ड के लिए। थर्ड जो होता है वो फ्राइड्स रूल होता है। ये जनरली इन्फेंट्स के लिए होता है। डोज फॉर इन्फेंट जो होता है ये एडल्ट डोज इनटू एज इन मंथ अपॉन 150। आर डोज फॉर इन्फेंट इज इक्वल टू एडल्ट डोज इनटू एज इन मंथ डिवाइडेड बाई 150। यहाँ से जो है हम जो है डोज कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा है हमारे पास बॉडी वेट। ये ए था एज, बी जो है बॉडी वेट। इसमें क्लार्क्स रूल आता है। इसमें डोज फॉर चाइल्ड होता है वेट इन पाउंड्स 150 एवरेज वेट ये होता है क्लार्क्स रूल जो कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। तीसरा जो होता है वो सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया। अप्रॉक्सीमेट डोज फॉर चाइल्ड।
body surface area of child in meter square divided by 1.8 meter square into 1.8 meter square into average adult body surface area into average adult body surface area। ये होता है अप्रोक्सीमेट डोज फॉर चाइल्ड इन बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो है अप्रोक्सीमेट डोज फॉर चाइल्ड एडल्ट डोज बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.8 मीटर स्क्वायर इनटू एवरेज एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया। तो जो है हाँ चलिए इस तरीके से हमने जो है ये जो है पोसोलॉजी का जो पार्ट था वो ख़त्म किया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अगले नेक्स्ट वीक में है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।